डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रेसिडेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंशियल डिफरेंस क्या है, कब यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, द्रौपदी मुर्मू ने कितने क्वेश्चंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पूछे, ये सारे चीज़ का डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। जैसे आप लोग अभी देख रहे होइएगा, ये एक पिक्चर्स है, इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ प्रेसिडेंशियल डिफरेंस, एक्सप्लेन द हिंदू न्यूज़पेपर का ये कटिंग है। तो क्या मामला है इसको हम लोग समझते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, एक डेट आप लोग याद रखिएगा, 8 अप्रैल 2025। इस दिन क्या हुआ, इस दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। जजमेंट क्या था कि बिना गवर्नर के साइन किए 10 बिल एक्ट बन गए। 10 बिल एक्ट बन गए, जबकि भारत के संविधान में बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ है कि अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करके अगर राष्ट्रपति के पास जाता है और अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तभी वो बिल का बन सकता है, एक्ट बन सकता है। या असेंबली से अगर कोई बिल पास होके कहाँ आता है, अगर गवर्नर के पास आता है तब गवर्नर उस पर साइन करेंगे तो वो एक्ट बनता है। ये बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि 10 बिल एक्ट बन गए बिना गवर्नर के हस्ताक्षर से। तो मामला क्या है, तो तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, तमिलनाडु सरकार के द्वारा भेजे गए कई बिल पर न तो सहमति जताई न तो असहमति जताई, और सीधा उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था। और ये कई साल से, करीब 2-3 साल से ये मामला चल रहा था। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, गवर्नर के इस पावर के खिलाफ कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हेयरिंग करने के बाद ये जजमेंट पास कर दिया और साथ ही साथ एक डायरेक्शंस भी दे दिया। कितने दिन का भाई, तो 90 दिन का। किस चीज़ के लिए, कि अगर गवर्नर कोई बिल रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए तो राष्ट्रपति को 90 दिन के अंदर इस पर क्या करना होगा, निर्णय लेना ही होगा। अगर वो निर्णय नहीं लेते हैं तो ये बिल को ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। ठीक है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के गवर्नर से होने से पहले, इससे पहले थे वो नागालैंड के गवर्नर। और नागालैंड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि नागालैंड कि गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर है नॉर्मल गवर्नर से, जैसे कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कौन कर सकते हैं, नागालैंड के गवर्नर। लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर के पास या बिहार के गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। ऐसा ये हुआ था कि आपको पता ही होगा कि नागालैंड कभी इंडिया का पार्ट बनना ही नहीं चाह रहा था। ठीक है। A.Z. प्याजो वो हमेशा क्या चाहते थे कि नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड, नागालिज्म का एक कॉन्सेप्ट था उनके ब्रेन में। इससे क्या बने, एक अलग देश ही बन जाए। और जब देश आज़ाद हुआ था इंडिया, तो उस समय नागालैंड किसका पार्ट था, असम का। ठीक है। 13वां संविधान संशोधन हुआ और नागालैंड पहले यूटी बना और बाद में क्या बनता है, फुल स्टेट बनता है। तो नागालैंड के गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर रहती है, आज भी है, अभी भी है। लेकिन अगर वही नागालैंड के गवर्नर अगर तमिलनाडु जाते हैं तो उनके पास वो पावर सीज हो जाता है। कुछ चीज़ें आर.एन. रवि इस वाली बात को या समझ नहीं पा रहे थे कि वो नागालैंड के गवर्नर नहीं, तमिलनाडु के गवर्नर हैं, पहला। दूसरा, या उनके पास शायद संविधान की थोड़ी कम जानकारी थी। देखिए, ये वाला बात सही है, भारत के संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखा गया है। और ये वाला बात इसलिए नहीं लिखा गया था कि ये कमजोरी था, नहीं, ऐसा नहीं। संविधान निर्माताओं को पता था कि हम इसमें टाइम लिमिट नहीं लिख रहे हैं, जान करके नहीं लिखे थे। इसलिए नहीं लिखे थे कि ऐसा नहीं कोई सरकार तानाशाह बन जाए अगर हमने टाइम लिमिट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में कोई एक ऐसी पार्टी को बहुमत आ जाए
जो संविधान संशोधन कर सकता है 2/3 बहुमत से। राज्यसभा में भी उस पार्टी के, राज्य में भी उसकी सरकारें हैं, राज्यसभा में भी 2/3 से पास कर सकता है। तो ऐसा ना हो जाए कुछ एक ऐसा संविधान संशोधन ला दे जो ना देश के हित में हो ना समाज के हित में हो। इसीलिए कहा था कि बिल एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी ना बनेगा। तो उन्होंने क्या किया था, एक लिमिट हटा दिया था कि प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिप्शन पावर रखे, इस बिल पे हमको देना है सहमति की, नहीं देना है, क्या करना है। आगे बात समझ में। तो ये एक पॉजिटिव पावर था जिसको सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट में लिया कि नहीं, आपको एक टाइम बाउंड करना ही पड़ेगा, आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मामला बस यही था। आपको मैंने समझा दिया क्यों संविधान में नहीं लिखा गया था। लेकिन डेमोक्रेसी में ये भी सही नहीं है कि कोई असेंबली बिल पास करे और गवर्नर उस पर कोई निर्णय ही नहीं ले। अगर कोई बिल, वेलफेयर स्कीम का कोई बिल है और बिना गवर्नर का वो नीतिगत पॉलिसी लागू ही नहीं हो सकती, तो गवर्नर को भी इस वाले बात को विचार करना होगा। भले ही गवर्नर किसी और पार्टी के हों, सरकार किसी और पार्टी की चल रही हो, तो दिक्कत यहाँ भी था। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल 143 जिसको हम लोग कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शंस, ठीक ना। इसके 2 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 143(1), 143(2). अब इसको मैं इंग्लिश में लिख के क्यों आया, इसका मैं रीजन बताता हूँ। क्वेश्चंस क्या है, द प्रेसिडेंट में रेफर एनी क्वेश्चंस ऑफ लॉ या फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज अराइजन और विच इज लाइकली टू अराइज हेयर द सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर या मे रिफ्यूज। एक वर्ड यूज कर दिया है, देखिए मे, ठीक ना। तो इसलिए मैं इसको हिंदी में नहीं लेकर के इंग्लिश में लेकर के आया, चूँकि आपको मे का सेंस समझ में आ जाए। जैसे क्या था कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा सुप्रीम कोर्ट से, ठीक ना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाध्य है आंसर करने के लिए? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है मे, कि वो या तो मे टेंडर कर सकते हैं या मे रिफ्यूज कर सकते हैं, मतलब मना भी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट से पूछे हुए क्वेश्चंस के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। पहला, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को, तो क्या प्रेसिडेंट बाध्य है? तो नहीं। आर्टिकल 143(1) से अगर क्वेश्चन कोई पूछा, कोई एडवाइस किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है ना। तो ये रूल कहाँ से है, ये 26 जनवरी 1950 से, कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर प्रेसिडेंट ने कोई मैटर पूछा, तब का मामला है कि या तो सुप्रीम कोर्ट उसका आंसर करेगा या तो सुप्रीम कोर्ट उसका आंसर नहीं करेगा, दोनों चीज़ कर सकता है। अब तक प्रेसिडेंट ने 143(1) से लेकर के 15 बार सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा है, 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। ठीक है ना। कितने बार सुप्रीम कोर्ट ने मना किया? 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। ठीक है, आगे अच्छे से बात समझ में। तो ये आप डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। एक चीज़ और अगर हम लोग देखें तो ये अगर इंडिया का अगर टॉप कुर्सी अगर हम समझें, तो इंडिया के टॉप कुर्सी पर कौन बैठते हैं भाई? प्रेसिडेंट। नंबर दूसरे पे कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट। नंबर तीसरे पे कौन है? तो भाई प्राइम मिनिस्टर। चौथे पे कौन है? तो गवर्नर साहब। 5वें पे कौन है? तो एक्स प्रेसिडेंट। ठीक है ना, ऐसा है। 6ठे पर कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 9 नंबर पे कौन है भाई? जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज। अब आप ऐसे भी समझिएगा, अगर CGI भी अगर जो 6 प्रोटोकॉल के हिसाब से 6 नंबर का व्यक्ति 1 नंबर के व्यक्ति को डायरेक्शन दे, या 9 नंबर का व्यक्ति 1 नंबर के व्यक्ति को डायरेक्शंस दे, तो ऐसे भी आपको दिखेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशंस का ओवर रीच कर लिया है। अब आप एक डायरेक्शंस दे रहे हैं, ये बात सही है कि
सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशंस का गार्जियंस होता है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि क्या हम जो डिसीजंस दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट के पावर को ही ओवर रीच कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली बातें सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे, जो आगे बताएंगे, 14 क्वेश्चन पूछे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जवाब कैसे देगा? तो सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देगा बाबू? 145(3) ये एक अनुच्छेद है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे? न्यूनतम मिनिमम 5 जजों की बेंच बनाएंगे। कितने जज की बेंच बनाएंगे? 5 जज की बेंच बनाएंगे, ठीक ना। और 5 जज की बेंच को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक बेंच। तो 5 का मिनिमम बनाएंगे, 5 के बाद 7 बनाए, 9 बनाए, 11 बनाए, 13 बनाए, ये सीजीआई की मर्जी। लेकिन मिनिमम कितने जज होंगे? 5 जजों की बेंच होगी। और वही क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा? अगर प्रेसिडेंट 143(1) का यूज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति उनके एडवाइस को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और अगर कोई एडवाइस देंगे तो उसके लिए कितने जजेस की बेंच बनानी पड़ेगी? 5 जजेस की, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। एक है आर्टिकल 143(2), इसलिए इसको लिख करके लाए कि 143(2) में प्रेसिडेंट क्या पूछेंगे भाई? तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल्स मैटर या ट्रीटी, कोई संधि समझौता, वो कब होगा? वो डेट भी याद रखिएगा। अगर कोई मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का है, ठीक ना, या कोई ऐसा डिस्प्यूट है जो प्रेसिडेंट के सामने आ रहा है, कोई एग्रीमेंट है, कोई सनद है, ठीक ना, तो सुप्रीम कोर्ट किससे जानकारी मांगेंगे? सॉरी, प्रेसिडेंट किससे जानकारी मांगेंगे? सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अगर प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 क्लॉज 2 इस्तेमाल कर लिया तो ये कब पूछा जाएगा भाई क्वेश्चन? फिर से 26 जनवरी 1950 से पहले का मामला होगा, जो ट्रीटी होगा, सनद होगा, ठीक ना, एग्रीमेंट होगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है? बिल्कुल बाध्य है, बिल्कुल बाध्य है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक ना, ठीक है। क्या इस बात को मानने के लिए क्या प्रेसिडेंट बाध्य है? तो नहीं, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 से पहले कोई मामला होगा तो प्रेसिडेंट मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट उस एडवाइस को देने के लिए क्या है? बाध्य है, ठीक है। ये 14 क्वेश्चंस पूछे थे ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। क्या है कि जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक जाता है, इसको थोड़ा सुधार लेंगे, आता है, तो उनके सामने कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? पहला क्वेश्चन था, क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ठीक ना। क्या संविधान का अनुच्छेद 361, ये आप याद रखिएगा, राज्यपाल के निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है यदि संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, ये वाला लाइन। तो क्या कोर्ट कोई समय सीमा तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के निर्णय को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी कोर्ट समय सीमा तय कर सकता है? क्या राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय से राय लेना अनिवार्य है? ये देख लीजिएगा, ये राष्ट्रपति अपने बारे में जानकारी ले रही हैं। इससे पहले गवर्नर के बारे में पूछी, अब क्या पूछ रही हैं? क्या राष्ट्रपति को भी सर्वोच्च न्यायालय से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही कोर्ट सुनवाई कर सकता है? ये एक बड़ा मामला जिस पर हमने निर्णय ही नहीं दिया, उस पर कोर्ट ने सुनवाई कर दी। ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का उपयोग, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसको कि उपराष्ट्रपति ने इसको क्या कहा था, न्यूक्लियर मिसाइल्स,
ठीक ना। क्या राज्यपाल के निर्णय को बदल सकते हैं? क्या राज्य विधानसभा से पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? जो अभी 10 बिल कानून बन भी गए। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ को भेजना अनिवार्य है? ठीक है, ये भी पूछा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ही जाना जरूरी है? और जो आखिरी है, जो 2 हैं 13 और 14, कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या मौजूदा कानून से मेल ना खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? ठीक है, ये सारे मामले हैं। इस 14 क्वेश्चंस का जवाब हमारे भी पास है, ये हम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हम लोग वेट करेंगे थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायालय के जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट का उसका, तब तक। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिन 14 क्वेश्चंस को पूछा है इन्होंने, उस 14 क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट एक स्पष्ट आंसर करने वाले हैं कि बिना राष्ट्रपति और बिना राज्यपाल के सहमति से कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने किसी आदेश से उसको एक्ट नहीं बना सकता। ठीक ना, ये आने वाला है, ये होगा ही होगा, क्योंकि संविधान में क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा हो गया, मान लेते हैं, तो क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो अभी निर्णय दिया है कि 10 बिल जो लगा अपने आप ही एक्ट बन गए, जो उन्होंने समय सीमा तय की है 90 दिन का, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा? या जो पुराना निर्णय उन्होंने दिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई जजमेंट पास कर, ऐसा कोई एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो जो 10 बिल एक्ट बने हैं क्या वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे? तो नहीं, वो 10 बिल स्वतः समाप्त नहीं होंगे। उसके लिए क्या करेंगे? जो 14 क्वेश्चंस पूछे हैं उसके रेफरेंस के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या डाला जा सकता है? रिव्यू पिटीशंस। ये आप याद रखिएगा, क्या डालेंगे? रिव्यू पिटीशंस। उस रिव्यू पिटीशंस के आधार पर, रिव्यू पिटीशंस में क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 क्वेश्चन का जो आंसर किया है उसी को बेस बनाते हुए हम क्या डालेंगे? रिव्यू पिटीशंस। तो वो जो 10 बिल हैं ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? फिर नल एंड वाइड हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर वो बिल कहाँ आएगा? गवर्नर के पास। अगर गवर्नर को फिर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना हो तो वो उनकी मर्जी। जहाँ तक हमें लगता है, या जितनी हमें संविधान की जितनी जानकारी है, ऐसा होगा ही होगा। तो इस सब के बीच भी 1-2 आर्टिकल को मैं फिर भी डिस्कस कर देता हूँ। एक है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि अगर कोई असेंबली कोई बिल पास करके गवर्नर के पास भेजे, गवर्नर मतलब राज्यपाल के पास, ठीक ना, तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? तो भाई राज्यपाल कह सकता है उस बिल पे सहमति दे देंगे। राज्यपाल क्या करेंगे? उसको होल्ड कर ला देंगे, मतलब ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे। गवर्नर क्या कर सकते हैं? इसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न मतलब वापस भेज सकते हैं। लेकिन वापस भेजने के लिए क्या है? उनको लिखना पड़ेगा कि किस कारण से वो क्या कर रहे हैं? वापस भेज रहे हैं। और चौथा एक काम और गवर्नर कर सकते हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकते हैं? रिजर्व कर सकते हैं। ये 4 काम कर सकते हैं कौन? गवर्नर। ठीक है। एक आर्टिकल है 201। अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व है तो 2 ही काम हो सकता है, या तो प्रेसिडेंट उस पर सहमति देंगे, या तो प्रेसिडेंट उस पर क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। ठीक है ना। तो यही है। तो आपको उम्मीद करते हैं कई सारी चीज़ें क्रिस्टल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।